हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। और आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यानी कि डीपीएसपीज के बीच के डिफरेंसेस के बारे में देखेंगे कि दोनों का एक्चुअली में काम क्या है और दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखो, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो इसके ऊपर, तो हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स बनाई हुई है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लेलिस्ट में आप वहां जाकर के चेक कर सकते हो। तो जाओ, वहां पे सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के एक्सप्लेन करे गए हैं, डीपीएसपीज के सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं, वहां से आपके डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगी, जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। बट अगर डिफरेंसेस की बात करें तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो छोटी छोटी कंफ्यूजन जो है वो रहती है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे उस सारे कंफ्यूजन को डिकोड करने की, खत्म करने की और बहुत ही आसान भाषा में दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समझने की। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो इन्फोर्सिएबल होता है कोर्ट में। अगर मान के चलो स्टेट या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी या फिर कम्युनिटी का कोई फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है, तो कोई भी पर्सन जो विक्टिम होगा वो उसको क्लेम कर सकता है कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और वहां जाकर के ये बता सकता है कि मेरी फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट की गई है, इस वजह से मैं केस करना चाहता हूं या फिर कंप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो जस्टिसिएबल है, आप उसको क्लेम कर सकते हो कोर्ट में अगर वो आपका वायलेट होता है तो। लेकिन डीपीएसपीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो है तो उसको आप कोर्ट में जाकर के क्लेम नहीं कर सकते, वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। अगर आपकी डीपीएसपी वायलेट होती है, अगर स्टेट कोई ऐसा कानून बनाता है जिसमें डीपीएसपी के आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करता है या फिर ये ध्यान नहीं रखता है कि वो आर्टिकल अगर वायलेट हो गई, तो उस बेसिस पे आप ये जाकर के कंप्लेन नहीं कर सकते हो कोर्ट में कि मेरी डीपीएसपीज या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फला कोई आर्टिकल जो डीपीएसपीज को डिफाइन करता है वो वायलेट हो गई, वो स्टेट के द्वारा वायलेट कर दी गई। तो वो आप जाकर के क्लेम नहीं कर सकते हो कोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो नॉन जस्टिसिएबल है। पॉइंट नंबर 2, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई ये बताने के लिए स्टेट्स को कि स्टेट को क्या नहीं करना है, क्या वायलेट नहीं करना है। ठीक है, और डीपीएसपीज को इसलिए लिखा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट्स को बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या चीज फॉलो करनी है, किस तरीके से सोशली और इकोनॉमिकली कंट्री को वेल्दी बना सकूं। तो ये चीजें डीपीएसपी में लिखी गई है। तो डीपीएसपी क्या कर रहा है, स्टेट को बता रहा है कि क्या करना है, और फंडामेंटल राइट्स ये बता रहा है कि स्टेट्स को कि क्या नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स का ये एम है कि वो कंट्री के अंदर में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर पाए। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होता है, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके बेसिक राइट्स, आपके राइट टू लाइफ, जो राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखी गई है, वो अगर आपकी यहाँ पे सशक्त है, वो अगर सेफ है, दैट मीन्स कि किसी भी कंट्री के अंदर में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा है और स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स का बेसिकली यही एम है कि किसी भी कंट्री के अंदर में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम लोग स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन वहीं पे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का ये एम होता है किसी भी कंट्री के अंदर में कि वो किस तरह से सोशली और इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर पाए। यानी कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, जो डिफरेंट इकोनॉमिकली ग्रुप है, जो कोई जिसके पास कम वेल्थ है, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है, जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर जो सोशली अपवर्ड क्लासेस हैं, उन सभी के बीच में एक इक्विटी कैसे हम मेंटेन कर पाएं, किस तरीके से हम लोग वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम लेकर के आ पाएं ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को हम किसी भी कंट्री में डीपीएसपीज की मदद से स्टैब्लिश कर सकें। पॉइंट नंबर 4, देखो, फंडामेंटल राइट्स जो है वो लीगल सैंक्शन होता है। लीगल सैंक्शन यानी कि आप इसके ऊपर लीगली एक्शंस ले सकते हो, उसको लीगली एनफोर्स किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कंट्री में। आप इसके तहत अगर आपकी वायलेशन हो रही है, आप लीगली किसी के खिलाफ जो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो, इसके लिए अपना जस्टिस डिमांड कर सकते हो। बट वहीं पे अगर हम डीपीएसपीज की बात करते हैं तो वहां पे पॉलिटिकल एंड मॉरल सैंक्शंस को दी जाती है कि जो पॉलिटिकली जो है वो डीपीएसपीज को अगर कोई भी स्टेट चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकती है, चाहे तो फॉलो कर सकती है। एक मॉरल वैल्यू होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ ये चीजें दी गई हैं तो स्टेट को फॉलो करनी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा जबरदस्ती नहीं कि स्टेट्स को हर कानून बनाने के लिए जो है वो डीपीएसपीज को फॉलो करना ही पड़ेगा और अगर नहीं करते हैं तो आप उसके खिलाफ जाकर एक केस कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक कहा जाता है कि मॉरल जो एथिक्स जो होता है उस चीज़ के लिए हम लोगों ने डीपीएसपीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। पॉइंट नंबर 5, देखो, फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो पर्सनल और इंडिविजुअल के लेवल्स पे होता है, यानी कि किसी भी इंसान या फिर 2-4 ग्रुप के लोग हैं उनका अगर कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पर्सनल यूज़ के लिए होता है, इंडिविजुअलिस्टिक जो डिमांड है उसके लिए होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम डीपीएसपीज की बात करें तो डीपीएसपीज क्या है कि वहाँ पे जो है वो सोशल यानी कि सोसाइटल ग्रुप के लिए होता है, बहुत बड़े कम्युनिटी के लिए डीपीएसपीज हम लोग लागू करते हैं। यानी कि पूरे कंट्री में हम डीपीएसपीज को फॉलो करना चाहेंगे, यानी कि स्टेट जो है वो फॉलो करेगी, अपना कानून बनाने वक्त फॉलो करेगी। ऐसा ये जो है सोसाइटेरियन और सोशलिस्टिक अप्रोच का होता है डीपीएसपीज।
क्योंकि ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ सोसाइटी या फिर पूरे के पूरे कंट्री के लिए होता है। पॉइंट नंबर 6, देखो फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी तरीके का लीगल ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होता है, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो है वो फंडामेंटल राइट्स पूरे कंट्री पे इन्फोर्स्ड रहती है, लागू रहती है। बट डीपीएसपीज को इन्फोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक लीगल ऑथराइजेशन की जरूरी पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली लागू किसी भी कंट्री या फिर किसी भी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी या सोसाइटीज पे लागू नहीं होती है, वहां पे एक लीगल अथॉरिटी, लीगल सैंक्शन चाहिए होता है। पॉइंट नंबर 7 या फिर लास्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे दिया जा रहा है कि अगर कोई भी कानून बनाई जा रही हो या कोई भी कानून बन चुकी हो, उसको लागू करना हो, उसकी वजह से अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हमारा जुडिशियरी यानी कि हमारा जो कोर्ट है वो बाउंड है कि उस कानून को इनवैलिड डिक्लेयर करेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि किसी भी कानून के लिए फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होनी चाहिए, ये चीज कोर्ट बाउंड है डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर डीपीएसपीज की हम बात करें तो अगर कोई कानून बनती है या फिर किसी भी तरीके का कानून फोर्स में लाया जा रहा है, उसकी वजह से अगर डीपीएसपीज का कोई आर्टिकल वायलेट हो रहा है या फिर फॉलो नहीं की जा रही है, तो उस ग्राउंड पे कोर्ट बाउंड नहीं है कि उस कानून को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। लेकिन हाँ, कोर्ट के पास इतना पावर जरूर है कि वो उस कानून को होल्ड में रख सकता है, यानी कि ऐसा बोल सकता है सरकार को कि देखो गवर्नमेंट अभी जो है हम इस कानून को होल्ड में रख सकते हैं जब तक ये जो डायरेक्टिव्स का जो प्रिंसिपल्स है उसको इफेक्ट में लाने के लिए। यानी कि जब डीपीएसपीज को आप थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके या किसी भी अदर प्रोसेस से अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम तब तक के लिए इसको होल्ड में रखेंगे जब तक हम चाहेंगे। लेकिन उस कानून को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता है कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बीच में। आई होप आपको डिफरेंसेस में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जरूर हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरीज होगी आपकी, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर। मिहिर ठाकुर साइनिंग ऑफ।